गुड इवनिंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने इंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किरचॉफ का करंट नियम क्या है, वोल्टेज नियम क्या है। ये सभी पॉइंट अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए यहाँ पर कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। लेकिन ये जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? प्लेट्स पे स्टोर होता है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में स्टोर होता है? तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कैपेसिटर में जो चार्ज है वो हमेशा प्लेट पे स्टोर होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो उसकी क्या करता है कि जो वोल्टेज इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो उसकी बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लिया। ठीक है, ये मैंने दो मेटेलिक प्लेट ले ली, धात्विक प्लेट ले ली। अब इन धात्विक प्लेटों के बीच में यहाँ पर आप लोग कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई भी कुचालक पदार्थ इसके बीच में भरते हैं। ठीक है, अब इन मेटेलिक प्लेट को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक जैसे सप्लाई सोर्स से ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक V वोल्ट का क्या है, कोई सेल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने V सप्लाई सोर्स लिया है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स पर ही चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो यहां पर जो चार्ज स्टोर होता है Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, V के होता है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है। ओके, कैपेसिटर। तो यहां से जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, V के होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, V के। तो यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास आता है C इंटू V आता है। तो यहां से C इक्वल्स टू आपके पास हो गया Q अपॉन में V हो गया। तो अब कैपेसिटर की जो धारिता होती है उसे हमेशा किस में लिया जाता है, फैरड में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, फैरड में लिया जाता है। अब यदि मैं दोनों तरफ T से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, dq अपॉन में dt इक्वल्स टू C dV अपॉन में क्या आ जाता है, dt आ जाता है। तो यहां से आप सभी जानते हैं कि I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन में T होता है। तो यहां पर आपके पास में फॉर्मूला बन जाता है I इक्वल्स टू C dV अपॉन में dt बन जाता है। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं एक लीनियर कैपेसिटर की या आप लोग नॉन लीनियर कैपेसिटर की बात करते हैं, तो उस केस में ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया लीनियर कैपेसिटर, क्या लिया, लीनियर कैपेसिटर लिया। तो लीनियर कैपेसिटर जब आप लोग लोगे तो उसमें आप जब ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में, यहाँ पर आप लोगों का करंट और dV बाय dt के बीच में, तो हमेशा एक सीधी रेखा यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने वोल्टेज इंक्रीज किया 10% तक, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो भी आपका 10% तक क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने वोल्टेज बढ़ा करके 90% कर दिया तो यहाँ पर चार्ज भी आप लोगों का क्या हो जाता है, 90% तक इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका क्या होगा, हमेशा लीनियर कैपेसिटर होगा। तो लीनियर कैपेसिटर के केस में dV बाय dt, जो आप लोगों का वोल्टेज है dV बाय dt, वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है।
ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। जब इनकी डिटेल में अगर बात करेंगे अपन एसी जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि यहाँ पर कैपेसिटर के कितने टाइप होते हैं, वो हमारा अलग चैप्टर रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर तो अपन बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार ब्रश अप कर रहे हैं, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जब अपन इनका श्रेणी संयोजन देखेंगे, समांतर संयोजन देखेंगे, स्टार डेल्टा देखने वाले हैं, और डिफरेंट टाइप की जब थ्योरम्स अपन डिस्कस करेंगे, तो वहां पर बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका लीनियर के केस में। नॉन लीनियर के केस में आप लोगों का यहां पर ध्यान में रखना है कि नॉन लीनियर कैपेसिटर, जैसे मैं बात करता हूं नॉन लीनियर कैपेसिटर। ओके। तो नॉन लीनियर जो कैपेसिटर होगा, इसमें आप लोगों का जो dv बाई dt होगा वो वेरिएबल होगा। तो वो वेरिएबल होगा, तो उस केस में आप लोग जब dv बाई dt और करंट I के मध्य ग्राफ खींचेंगे, तो हमेशा वो क्या होगा, कर्व्ड होने वाला है। क्या होने वाला है? कर्व्ड होने वाला है। दोनों में समानुपाती का संबंध यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। तो ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। और कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, इस एनर्जी को अपन किससे डिनोट करेंगे? 1/2 CV स्क्वायर से इंडिकेट करेंगे। ठीक है। अब पॉइंट आता है हमारा कि कैपेसिटर को अगर अपन डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर अपन इसे एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि डीसी के केस में आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है। जबकि आपका जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है एक्सी, वो 1/2 पाई एफ सी होती है। तो जहां पर डीसी की बात करते हैं, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी जब 0 होती है तो रिएक्टेंस इन्फिनिटी हो गई, है ना। तो उस केस में आपका ओपन सर्किट की तरह क्या करने वाला है, ये काम करने वाला है। ठीक है। तो यहां पर आप लोग डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि डीसी सप्लाई के केस में, के केस में कैपेसिटर, कैपेसिटर एज ए ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह, की तरह रिएक्ट करता है या व्यवहार करता है, रिएक्ट करता। ओके। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो जैसे कैपेसिटर की रिएक्टेंस XC इक्वल्स टू 1 में क्या होता है, 2 पाई एफ सी होता है। तो जब डीसी की बात करोगे आप लोग, तो डीसी के केस में एफ का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आपने जैसे ही एफ का वैल्यू 0 रखा, तो रिएक्टेंस कितनी हो गई, 1/0 इक्वल्स टू इंफिनिटी हो गई। तो आपका ये डीसी के केस में ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करता है। अब जैसे अपन ने बात की थी कि इंडक्टर होता है, इंडक्टर के केस में आप जब बात करते हैं कि वो धारा परिवर्तन का विरोध करता है, तो यहाँ पर कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर वोल्टेज परिवर्तन का क्या करता है, हमेशा विरोध करता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या नोट करेंगे कि लिखिए कैपेसिटर, कैपेसिटर वोल्टेज में, वोल्टेज में सडन चेंज, सडन चेंज का विरोध करता है, का विरोध करता है। और अगर आप लोग एसी के केस में देखोगे, तो रिएक्टेंस एक्सी बराबर 1 में क्या रखा आपने, 2 पाई एफ सी रखा। तो जब फ्रीक्वेंसी डी एसी के केस में नॉट इक्वल्स टू 0 होती है ना, तो रिएक्टेंस का मान यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का घटेगा। यानी आइडियली आपका जो कैपेसिटर है वो एसी
के केस में एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह है क्या करने वाला है, व्यवहार करने वाला है आइडियल कंडीशन में। अदरवाइज वो क्या होगा, वहां पर क्या है, थोड़ा रिएक्टेंस क्या है, शो करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, कैपेसिटर का। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर किरचॉफ लॉ के बारे में। तो किरचॉफ लॉ कहाँ पर अप्लाई होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि किरचॉफ का नियम है वो कहाँ पर अप्लाई करेंगे अपन। तो देखो बेटा कि जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं जिनमें ओम का नियम लागू करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उस केस में आपका सर्किट भले ही लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, टाइम वेरिएंट हो या इनवेरिएंट हो, ऐसा सर्किट जो रेखीय हो या अरेखीय बोलिए, या जो समय के साथ परिवर्तनशील यानी टाइम वेरिएंट या इनवेरिएंट, ठीक है, तो उन सर्किट में किसी भी ब्रांच में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं अपन, किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं। तो लिखिएगा यहां पर किरचॉफ रूल्स। ठीक है, तो हेडिंग डालिए किरचॉफ रूल्स। ठीक है, या लो लिख दीजिएगा, किरचॉफ लो। तो लिखिए, वे जटिल या वे कॉम्प्लेक्स सर्किट, वे कॉम्प्लेक्स सर्किट जिनमें ओहम का नियम, ओहम का नियम लागू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, उनमें उनमें किरचॉफ को नियम, किरचॉफ का नियम प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब लिखिएगा किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम नियम रेखीय, अरेखीय, अरेखीय, टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिएंट, नॉन वेरिएंट, नॉन वेरिएंट सर्किट, सर्किट की किसी भी की किसी भी ब्रांच में, ब्रांच में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग करते। ठीक है, तो ये आप लोगों को पॉइंट यहां पर ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर हो गया सभी का। अब देखिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, एक तो किरचॉफ का प्रथम नियम और एक द्वितीयक नियम। प्रथम नियम को अपन करंट लॉ भी कहते हैं या आप लोग बिंदु नियम भी उसे कह सकते हैं। तो सबसे पहला लिखिए यहां पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या डॉट रूल, या इसे ही अपन क्या कहते हैं, करंट रूल कहते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ ने क्या बताया था कि किसी नोड पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो जीरो होता है या शून्य होता है। जैसे ये कोई भी नोड है, ठीक है, ये नोड है,
इस पर करंट आ रहे हैं, जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे I1 करंट इसमें एंटर कर रहा है, I2 करंट है वो भी एंटर कर रहा है, I3 करंट है वो आउट गोइंग है, I4 है वो भी आउट गोइंग है, और I5 है वो इनकमिंग है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इसका जो समेशन आय होगा, है ना, बीज गणितीय जो योग होगा वो 0 होगा। जैसे जो करंट नोड पर आ रहा है उसे क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2, और इससे बाहर जा रहा है वो कौन सा है, माइनस का I3 माइनस का I4 और प्लस I5 इक्वल्स टू 0 लिखोगे। या इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल्स टू किसके होगा, I3 प्लस में I4 के होगा। तो यहां पर इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी नोड पर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट लिखिएगा, नोट कीजिए पॉइंट। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी नोड पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या आप क्या लिख सकते हो, नोड पर आने वाली धाराओं का योग नोड से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार नोड पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग नोड से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर इसका स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक जो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन है कि किरचॉफ का जो करंट नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पे, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा किरचॉफ का करंट नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर यहां पर ध्यान में रखना है कि किस पर आधारित है। ठीक है, अब मैं आपको करंट डिवाइडर रूल बताने वाला हूं जो इस पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे आपके पास दो जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो टोटल करंट को कैसे डिवाइड करेंगे, और अगर दो इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड है
तो उसको अपन किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, और कैपेसिटर के केस में आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो देखिएगा यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल। ओके, तो इसी से रिलेटेड है आप लोगों का करंट डिवाइडर रूल। ठीक है, करंट डिवाइडर रूल। ओके, तो अब जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया कि दो रेजिस्टेंस हैं मेरे पास में। ठीक है, कितने लिए मैंने? दो रेजिस्टेंस लिए, और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है? समांतर में संयोजित है। किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। जैसे ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है। टोटल करंट आप लोगों का I है, मान लीजिए V वोल्टेज है। तो अब आपको करंट कैलकुलेट करना है, जैसे I1 और I2। तो सबसे सिंपल मेथड तो यही होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, और आपके पास वोल्टेज गिवन है तो आप लोग वहां से करंट, टोटल करंट कैलकुलेट करके और I1 I2 का वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। समांतर में वोल्टेज हमेशा समान रहती है, तो V/R1 और V/R2 हो जाता है। लेकिन सपोज करो अगर वोल्टेज नहीं गिवन होता है, तो उस केस में आप लोग इसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो 1 में RT बराबर तो क्या होता है इसका? 1 में R1 प्लस 1 में R2 होता है। लेकिन सर हमें I1 कैलकुलेट करना हो, तो I1 कैलकुलेट करना है तो आपको हमेशा अपोजिट का रेजिस्टेंस लेना है। तो अपोजिट का रेजिस्टेंस क्या है? R2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आप लोगों का? टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? टोटल करंट हो जाएगा I। इसी प्रकार अगर आप लोगों को I2 करंट कैलकुलेट करना होता है, क्या कैलकुलेट करना होता है? I2 करंट कैलकुलेट करना होता है। तो I2 करंट जब कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो I2 बराबर आप लोगों का क्या होगा? टोटल करंट I, अपोजिट का रेजिस्टेंस लेना है R1 डिवाइड बाय R1 प्लस में R2 लेना है। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। जब आपको वोल्टेज नहीं गिवन होती है तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता है तो उसके बाद आप लोग वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। अगर करंट डिवाइडर रूल नहीं पता होता है, तब विद्यार्थी क्या करता है कि टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता है और उसको मल्टीप्लाई करता है करंट से, तो फिर वोल्टेज आ जाती है, और वोल्टेज को समांतर परिपथ में लगा करके I1 I2 कैलकुलेट कर लेता है। तो आपको वोल्टेज कैलकुलेट करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी प्रकार आप लोगों का कौन सा आता है? यहाँ पर दो इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो दो इंडक्टर जब आप लोगों के पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दो इंडक्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, एक का मान मान लिया मैंने L1 और दूसरे का मान लिया L2। टोटल करंट I है, तो आपको कैलकुलेट करना है I1 और I2। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ वोल्टेज V अप्लाई कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट जो आप लोगों का होगा इंडक्टेंस, वो क्या होगा? रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, L1 प्लस 1/L2। जैसा प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला आपका किसका होता है? इंडक्टर का होता है। भले ही सीरीज सर्किट हो, पैरेलल सर्किट हो, या आप लोगों का स्टार डेल्टा हो, तो इंडक्टर और जो रेजिस्टेंस हैं उनके फॉर्मूला सेम होंगे। सेम क्यों होंगे? क्योंकि जब आप लोग देखेंगे कि आपका इंडक्टर और रेजिस्टेंस होता है वो करंट डिपेंडेंट है, जबकि आपका जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज डिपेंडेंट है। यानी एक जब आप लोग बात करेंगे लंप्ड पैरामीटर की, तो आर एल ये दोनों श्रेणी क्रम में रहते हैं, जबकि सी होता है वो हमेशा पैरेलल में रहता है। यही तो रीजन होता है कि जब कोई भी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी हाइट अधिक क्यों बढ़ाई जाती है, ताकि आपका कंडक्टर और जो अर्थ है वो एज ए कैपेसिटर की तरह रिएक्ट ना कर सके। ठीक है, तो यहां से जब आप लोग I1 कैलकुलेट करेंगे तो सेम फॉर्मूला क्या होगा? I मल्टीप्लाई
अपोजिट के इंडक्टेंस L2 डिवाइड बाय क्या होगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों का I2 इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई क्या होगा, I मल्टीप्लाई L1 डिवाइड बाय क्या होगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा। तो देखो कितना इजी मेथड है इसे कैलकुलेट करने का, तो आसानी से आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा कैपेसिटर, कि अगर अपन यहां पर दो पैरेलल कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो उस केस में करंट को किस प्रकार से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, दो कैपेसिटर ले लिए, तो ये मैंने यहाँ पे C1 कैपेसिटर ले लिया और उसके बाद में यहाँ पे मैंने C2 कैपेसिटर, तो ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया। कुल वोल्टेज V हो गया, करंट I, तो यहां से I1 और I2 कैलकुलेट करना। ठीक है, तो कैपेसिटर जब आपका पैरेलल में होता है तो टोटल कैपेसिटेंस CT बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, I1 और I2 कैलकुलेट करना है। तो यहां से आप लोगों का I1 बराबर क्या होगा, टोटल करंट I मल्टीप्लाई C1 बटे C1 प्लस C2 हो जाएगा, और I2 इक्वल्स टू क्या होगा, I मल्टीप्लाई C2 बटे C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है यहां पर आप लोगों का किससे रिलेटेड है, करंट डिवाइडर रूल से रिलेटेड है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बताइएगा नेक्स्ट हमारा यहाँ पर इस पे एग्जाम्पल आप लोग सोल्व करके देखना घर पे, और कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर देना। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना किरचॉफ का वोल्टेज रूल। ठीक है, तो लिखिएगा यहां पर किरचॉफ का वोल्टेज रूल। दूसरा नियम आप लोगों का कौन सा है, किरचॉफ किरचॉफ वोल्टेज रूल, वोल्टेज रूल, या इसे आप लोग सेकंड रूल भी कह सकते हैं, किरचॉफ का सेकंड नियम भी इसे कह सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर कि क्या कहता है आपका किरचॉफ का वोल्टेज नियम। लिखिए, एक बंद विद्युत परिपथ, एक बंद विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बलों व वोल्टता पातों, वोल्टता पातों का बीजगणितीय बीजगणितीय योग योग शून्य होता है, शून्य होता है। यानी समेसन ईएमएफ प्लस समेसन IR वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो का। कैसे, तो अभी अपन सर्किट से समझेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस पर आधारित होता है, करंट जो रूल था हमारा, ठीक है, वो आवेश संरक्षण पे आधारित था, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज रूल है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित होता है। तो पॉइंट नोट कीजिएगा यहां पर, किरचॉफ का किरचॉफ का सेकंड रूल, सेकंड रूल ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, नियम पर आधारित होता है, होता है। जैसे मैंने एक सर्किट बनाया, जैसे दो रेजिस्टेंस ले लिए मैंने, ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस ले लिए,
और यहां पर मैंने एक सोर्स ऐड कर दिया, ठीक है, Vs प्लस माइनस, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रहा है जैसे, तो ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमेशा प्लस माइनस से डिनोट कर दो, आउट गोइंग टर्मिनल ले रहे हैं तो सोर्स का वोल्टेज माइनस किसके होगा, IR1 माइनस IR2 इक्वल्स टू 0 के, या आप कह सकते हो सोर्स वोल्टेज बराबर IR1 प्लस IR2 के होता है, ठीक है। तो इससे आपका ये प्रूव होता है कि यहां पर जो वोल्टता पाथ है, वोल्टेज ड्रॉप है, और जो इसमें ईएमएफ है, इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो हमेशा क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो अब अपन वोल्टेज जो डिवाइडर रूल है वो अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को करंट कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस क्लास में अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है उसी के बेस पर क्या है, आगे की जो क्लासें हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ में ही अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, और हमें भी ये लगे कि हाँ, अपन जो मेहनत कर रहे हैं वो प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच रही है प्रॉपर तरीके से। और आपको कोई डाउट हो या आप लोग किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।